नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं शुभम सैनी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो पहला चैप्टर था हमारा कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, और उसमें हमने सीक्वेंस आपको दिखाया था। जो लास्ट हमारी क्लास थी वो इस पॉइंट पर ख़त्म हुई थी कि आवेश क्या है। उसके बाद हमने कूलाम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलाम्ब्स लॉ के बाद हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद वैद्युत बल रेखाओं के बारे में डिस्कस किया, और वैद्युत बल रेखाओं के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, जिसका दूसरा नाम होता है, अगर वो संख्या के रूप में, तो उसे कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। आज हमारी जो क्लास है साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव भी पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अक्ष स्थिति में और निरक्ष स्थिति में, ये दो टॉपिक पर हम डिस्कशन भी किया था। मैंने आपसे कहा था कि दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका अक्ष स्थिति के बारे में, दूसरा आता है आपका निरक्ष स्थिति के बारे में। अगर पेपर का मीडियम थोड़ा इजी है, पेपर थोड़ा मीडियम टाइप का है, तो देगा अक्ष स्थिति, लेकिन अगर पेपर का मीडियम थोड़ा टफ है तो आपको दे देगा निरक्ष स्थिति। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो टॉपिक है, आपको जो आपने जो टॉपिक पढ़ के गए हैं, आपने उसके बारे में कितनी स्टडी कर रखी है। तो हमारे जो पहला टॉपिक क्या था कि आवेश के बारे में डिस्कस किया था कि सर आवेश क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि आवेश का मतलब होता है किसी चालक का वैद्युत गुण आपका आवेश कहलाता है, जो दो टाइप का आपको बताया गया था। नंबर 1 स्रोत आवेश, नंबर 2 परीक्षण आवेश। देखो ध्यान रखना, आपसे मैंने पहले भी क्लास में भी कहा था कि अगर आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, कि सर आवेश दो प्रकार के होता है, प्लस माइनस, लेकिन ये मैंने आपसे कहा था ये नहीं होता है। रियल में क्या होता है कि अगर हमें ये समझना कि आवेश कितने प्रकार के हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका स्रोत आवेश, नंबर 2 आपका परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश कौन से थे? जो बल लगा रहे हैं परीक्षण आवेश पर, और परीक्षण आवेश कौन से थे? जो स्रोत आवेश के द्वारा लगाए गए बल को महसूस करते हैं, उसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज, यानी कि परीक्षण आवेश। अब आवेश का काम क्या था कि आवेश ने मैंने आपको यही बताया था कि अगर आवेश आपके विपरीत प्रकार के हैं तो एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे? आकर्षण का बल लगाएंगे। और अगर आपके आवेश दोनों समान प्रकार के हैं, दोनों ही प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि क्या काम करते हैं? प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। अगर विपरीत प्रकार के आवेश, आकर्षण का बल, समान प्रकार के आवेश, प्रतिकर्षण का बल। बात साथ तो समझ में आ रही है? तो ये बल के बारे में ठीक है, आपने सर ये बताया कि आवेश का काम होता है बल लगाना। कौन कौन सा बल? या तो आकर्षण के बल को आकर्षण का बल अप्लाई करते हैं, या कौन सा बल अप्लाई करते हैं? आपका प्रतिकर्षण का बल अप्लाई करते हैं। प्रतिकर्षण कब करेंगे? जब समान आवेश होंगे, चाहे प्लस प्लस का चाहे माइनस माइनस का हो। दूसरा कि आकर्षण कब महसूस करेंगे? जब आपके विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। अब क्वेश्चन ये था कि कितना बल लगाया स्रोत आवेश ने परीक्षण आवेश पर, यानी कि सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पर कितना बल लगाया, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर दिया था कूलाम्ब्स ने। तो तभी आपका सीक्वेंस क्या बना था कि सर कितना बल लगाते हैं, ये किस बारे में किसने बताया? कूलाम्ब ने बताया। उसका फॉर्मूला भी आपके सामने आता है कि बल कितना था? F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। जैसे मैंने आपको यही बताया था कि Q1 सोर्स चार्ज हो गया, Q2 आपका क्या हो गया? टेस्ट चार्ज हो गया, यानी कि ये आपका कौन स्रोत आवेश, या आपका कौन सा हो गया? परीक्षण आवेश हो गया। अब वो निर्भर आप पर कर रहा है, डिपेंड आप पर कर रहा है कि आप स्रोत आवेश में Q ले रहे हैं या Q0 ले रहे हैं। ये भी आपको बताया गया था कि सिंबल कितने प्रकार, कौन कौन से आपको यूज करने हैं। ठीक है, अब वही बल जो आवेशों के बीच लगता है वो कहां तक लग रहा है, उसकी रेंज कहां तक है, उसे नाम दिया गया था वैद्युत क्षेत्र का। उस रेंज को कि रेंज कहां तक है बल की। अगर किसी भी स्रोत आवेश के, आप में दूसरी लैंग्वेज में कहें तो किसी भी स्रोत आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आकर या तो आकर्षण के बल को अनुभव करे या प्रतिकर्षण के बल को अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को, उस रेंज को नाम दिया गया था वैद्युत क्षेत्र। लेकिन दूसरा मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि स्रोत आवेश के चारों तरफ का जो एरिया है उसमें, और वो आप ये भी कह सकते हैं कि सोर्स आवेश जो है परीक्षण आवेश पर जहां तक बल लगा रहा है, जितनी रेंज में बल लगा रहा है, उस रेंज को, उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहा गया। और वैद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इसके बारे में बताया था किसने? वैद्युत बल रेखाओं ने। तो तभी सीक्वेंस जुड़ा गया टॉपिक का कि एक के बाद दूसरा जो टॉपिक आ रहा है वो कैसे सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है। अब दूसरी बात का और ध्यान रखना कि आप जो ये वैद्युत क्षेत्र का टॉपिक आपने पढ़ा, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए है। आप इसमें जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो चित्र बनाते हैं, आप जो सर्किल अगर आप इस तरह से ले रहे हैं, तो ध्यान रखना कि इसमें आप एक समान वैद्युत क्षेत्र लोगे। ऐसा नहीं है कि आप इसमें सर कह दो कि सर
हमारा वैद्युत क्षेत्र तो इस टाइप का नहीं, ये असमान हो गया। और हम जो डिस्कस करते हैं, अध्ययन करते हैं 12th क्लास में, वो करते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो देन रिमेंबर कि सर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। पहली बात तो यहाँ एक समान का मतलब क्या होता है, जिसकी हर पॉइंट पर वैल्यू, हर पॉइंट पर मान समान रहता है, उसे बोलते हैं एक समान। ये नहीं है कि यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र का मान 12 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। कहाँ से आया था फॉर्मूले में, E बराबर F/Q0, बल का मात्रक न्यूटन आवेश का मात्रक कूलाम, क्योंकि आवेश के मात्रक किसके बेस पर लिया गया, कूलाम के बेस पर लिया गया। तो इसलिए आवेश क्या नाम, आवेश के बारे में कितना बोला, किसने बताया, कूलाम ने बताया। तो इसी के नाम पर ही मात्रक लिया गया कूलाम। तो अगर 12 न्यूटन प्रति कूलाम इस पॉइंट पर है तो चारों तरफ जो है इतनी ही वैल्यू रहेगी। ये नहीं है कि जैसे जैसे आप पॉइंट एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग हो रहा है, नहीं, वो हो जाएगा असमान, नंबर 1। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं अगर संख्या के रूप में कितनी है, उसे नाम दिया गया था वैद्युत फ्लक्स। यहीं से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ कि ठीक है सर, आपने ये कहा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वैद्युत फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अध्ययन करेंगे वैद्युत फ्लक्स का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देन हम स्टूडेंट, हमारा जो नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चैप्टर नंबर 2। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स, अब समझना जरा। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी भी क्षेत्र से, किसी भी एरिया से पास हो रही है। अगर आप वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को गिन पा रहे हैं, आपने कहा 15, 16, 17, 2, 4, 6, तो ये संख्या अगर आप काउंट कर पा रहे हैं तो उसे वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। असम फ्लक्स का सिंबल फाई, वैद्युत का सिंबल ई, तो ये हो गया इसका सिंबल, इसलिए वैद्युत फ्लक्स कहा गया। अब फ्लक्स का मतलब, खाली फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का समूह, ग्रुप, फ्लक्स कहलाता है। अगर पानी की परतों का है तो वाटर फ्लक्स, यहां वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का ग्रुप है वैद्युत फ्लक्स। अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का ग्रुप है तो चुंबकीय फ्लक्स, ध्यान है इस बात का। तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप जो किसी एरिया से, किसी क्षेत्र से पास हो रही हैं, उसे वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तभी कि वैद्युत फ्लक्स जो है, आपने कहा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। और वैद्युत बल रेखाएं क्या एक तरीके से वैद्युत क्षेत्र ही तो है, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, आवेश, क्योंकि ये लाइन हमें समझने की किस तरह से काम कर रही है, तो हमें थोड़ा सा पहले अपने डेप्थ में टॉपिक में पहुंचना पड़ता है कि आवेश, ठीक है, आवेश के बाद कौन सा टॉपिक आया था, कूलाम्स लॉ, ठीक है सर, कितना बल लगाया कूलाम ने बता दिया। उसके बाद कौन सा था, वैद्युत क्षेत्र, जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में, वैद्युत क्षेत्र हो गया। वैद्युत क्षेत्र के बाद कौन सा हो गया, वैद्युत क्षेत्र कितना है, कितना वीक है, कौन बता रहा है, वैद्युत बल रेखा बता रही है। तो यहां पर थोड़ा सीक्वेंस को समझना, वैद्युत बल रेखा की तरीके से क्या बता रही है, वैद्युत क्षेत्र तो बता रही है। यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, वैद्युत फ्लक्स बताना है, तो मैं क्या कहूंगा कि वैद्युत बल रेखा की संख्या की माप, ठीक है। और वैद्युत बल रेखा संख्या, वैद्युत बल रेखा क्या क्या बताती है आपको, वैद्युत क्षेत्र के बारे में तो बताती है। तो तभी तो लिखा गया कि वैद्युत फ्लक्स जो है एक तरीके से क्या है, वैद्युत बल फ्लक्स जो है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही तो क्या नाम दिया गया, वैद्युत फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जो है समानुपाती होता है किसके, वैद्युत क्षेत्र के, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं एक तरीके से वैद्युत क्षेत्र तो हो गई। क्योंकि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कौन बता रहे हैं, ये तो बता रही है। तो इसका मतलब आपस में कनेक्टेड तो ये भी है, बात आता क्लियर है। तो समझना आगे टॉपिक कि सर वैद्युत बल रेखाएं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स हो गया, इसलिए फाई ई समानुपाती किसके हो गया, वैद्युत क्षेत्र ई के। लेकिन कब, जब किसी एरिया से पास हो रहे, किसी क्षेत्र से पास हो रही हो, तो देन फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। ध्यान रखना, समानुपाती में क्या आ गया, ए, ए मतलब
एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। ये मतलब हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्र सदिश का मतलब क्या होता है सर? क्षेत्र सदिश का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वो क्षेत्रफल सदिश। अभी ए के ऊपर एरो लगाया गया। और वैद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, यानी कि वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर हो गया? ई डॉट ए के बराबर हो गया। नंबर एक बात, मैंने आपसे पहले चैप्टर में बात कही थी कि जिस भी फॉर्मूले में डॉट आ रहा हो तो वो राशि कैसी हो गई? अदिश हो गई, ना कि सदिश। क्रॉस सिंबल होता है किसका? सदिश का, लेकिन डॉट सिंबल किसका होता है? अदिश का होता है। तो रिमेंबर कि सर ठीक है, वैद्युत फ्लक्स जो है एक तरीके से क्या हो गया? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही तो वैद्युत फ्लक्स है। तो फाई ई समानुपाती किसके? ई के, क्योंकि वैद्युत बल रेखा एक तरीके से क्या है? वैद्युत क्षेत्र ही है। देन फाई समानुपाती, लेकिन कब? जब किसी एरिया से पास हो रही हो। तो फाई ई इक्वल टू ई ए डॉट। बात करें मात्रक की, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। फॉर्मूले से ही मात्रक निकालना सीखो। जरूरी नहीं है कि आप इसको रट कर जाओ। कितने रटोगे? एक दो टॉपिक तो है नहीं, रटना ही नहीं है। अगर सीक्वेंस आपको पता है, आपको लिंक करना आ रहा है, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि फिजिक्स के अंदर अगर आपने लर्निंग करना सीख लिया, सीक्वेंस बनाना सीख लिया, टॉपिक को समझना सीख लिया, तो आप ये मानकर चलना कि आपको आधी चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या हुआ? न्यूटन प्रति कूलम। एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद कौन टॉपिक था हमारा? क्या निकालना पड़ता है? वी मस्तूर निकालना पड़ता है। अब सर ठीक है, आपसे किसने कहा कि फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। सर इसका भी मस्तूर निकालना है हमें, क्योंकि एग्जाम में तो पूछ सकता है आपसे। अब वैद्युत क्षेत्र का एग्जाम में भूल के बिल्कुल याद करके नहीं जाना है, खासतौर से विमस्तूर, क्योंकि हमें ये डिराइव करना आना चाहिए, उत्पन्न करना आना चाहिए कि कैसे भी उत्पन्न करेंगे। अब हमें पता नहीं, ठीक है सर, हम भूल गए, अब करें किस तरीके से? हमें निकालना है विमा सूत्र, फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। तो ई का याद नहीं, लेकिन हमें इसका ई का बेसिक वैद्युत क्षेत्र का बेसिक फॉर्मूला पता है। वो क्या होता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हम इससे पहले वैद्युत क्षेत्र का मात्रक निकाल लो, सॉरी विमा सूत्र निकाल लो। बल का विमा सूत्र क्या है? एम एल टी माइनस के टू। चार्ज के लिए मैंने आपसे बताया था एटी होता है। इससे क्या होगा? आपकी जरा सी भी गलती होने की संभावना नहीं बचेगी, क्योंकि अगर तो रटने में चीजें भूलते हैं। और फिजिक्स में ये गलती मत करना, रटना मत बिल्कुल भी। अगर आपको लर्निंग करना आ रहा है, आप देखो दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है रीडिंग, रीड करना। एक वर्ड होता है स्टडी। अगर आपने कल भी अखबार पढ़ा, परसों भी अखबार पढ़ा, तो जरूरी नहीं है कि कल की हेडलाइन आपके याद हो। अगर कोई खास हेडलाइन है तो वो आपके याद रहेगी, ठीक है। तो और पूरा अखबार आपने पढ़ लिया, वो हो गया आपका रीडिंग, कि वो जरूरी है कि आपको वो याद रहे, आप उसको भूल जाओगे। लेकिन अगर बात आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी का मतलब होता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसके बारे में आपने समझा भी, और उसके बारे में जो क्वेश्चन आपके मन में पुटअप हो रहे थे उसका आपने आंसर भी निकाला। तो फिजिक्स के अंदर हमें स्टडी करनी पड़ती है, ना कि रीडिंग। रीडिंग करोगे तो चीज़ें आप भूल जाओगी, मेन चीज़ ये होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, रीडिंग पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है हमें स्टडी पर। तो यही बात मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। बल का मात्रक, सॉरी विमस तो क्या हो गया? एम एल टी माइनस के टू हो गया। आवेशा क्या हो गया? एटी हो गया। तो इसको ऊपर ले गए एम एल टी माइनस के टू। जो नीचे प्लस का ऊपर जाकर किस में हो गया? कन्वर्ट हो गया माइनस में। ए माइनस के वन, टी माइनस के वन। तो देन इक्वल टू हो गया एम एल टी माइनस के टू माइनस के वन माइनस के थ्री, ए माइनस के वन। ठीक है सर, ये हो गया इसका किसका? वैद्युत क्षेत्र का। अब यही वैल्यू जो है हमने यहां पर पुटअप कर दी। ई का वैल्यू क्या है? एम एल टी माइनस के थ्री, ए माइनस के वन। एम एल टी माइनस के थ्री, ए माइनस के वन। ठीक है। एरिया आप जानते हैं, एरिया के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि L2। तो फाई ई इक्वल टू ये हो गया एम एल की पावर प्लस के वन, एल की पावर प्लस के टू, कितना हो गया? L3 टी माइनस के थ्री, ए माइनस के वन।
ये डिराइव हो गया। दोनों चीजें क्लियर होगी। राशि कैसी है? अदिश राशि है। मात्रा क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। विमस्तुर क्या हो गया? ये विमस्तुर हो गया। तो ये तो हो गया फंडामेंटल। एक एक नंबर की चीज आ जाती है एमसीक्यू में और अति लघु में, वेरी शॉर्ट में, ये चीज आपसे पूछता है। ठीक है, तो देन तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है? आपकी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने कहा कि फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या हो गई? वैद्युत फ्लक्स हो गई। ठीक है, चलिए अब अगर आपके पास एक एरिया ऐसा है, वो आपने कहा ना कि किसी एरिया से पास हो रही, किस क्षेत्र से पास हो रही हैं, कितनी रेखाएं पास हो रही हैं, तो अब इस चीज को समझते कि हमारे पास अब एरिया ऐसा खुला सरफेस है, ओपन सरफेस है, और ये कंप्लीट एरिया ए, और स्मॉल एरिया के लिए, छोटे एरिया के लिए हमने क्या ले लिया? डी ए। अब इसमें से वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 बल रेखाएं पास हो गई। अब पूरा एरिया कितना है मुझे नहीं मालूम, आपने कहा 1 2 3 4 5 6। अब पूरे एरिया को कवर करना है। अब पूरे एरिया को कवर करने के लिए मैंने इस छोटे पार्ट को ले लिया, और छोटे पार्ट के लिए ले लिया डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए। पूरा कवर करना है, पूरे का वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो पूरे के लिए कर दिया समाकलन। डी फाई का तो हो गया कंप्लीट के लिए, संपूर्ण के लिए फाई ई डॉट डी ए। तो ये हो गया ओपन सरफेस के लिए, खुले पृष्ठ के लिए। नंबर एक बात। सेकंड थॉट कि सर अगर पृष्ठ आपका बंद है, मतलब क्लोज है, इस तरीके से है, तब उस कंडीशन में हम जो हमारा इस टाइप से हमने लिखा है वैल्यू को, हम कैसे लिखते हैं? इसी फॉर्मूले में हम फाई ई समाकलन क्लोज सर्किल कर देंगे, यानी कि ये हो गया बंद पृष्ठ के लिए समाकलन। अब आपने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया और ये सरफेस बंद है, तो इसलिए इस समाकलन के साथ क्या लगा दिया? सर्किल बना दिया, ताकि आप क्या किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? बंद पृष्ठ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई डॉट डी ए। तो ये हो गया किसके लिए? ये हो गया आपका बंद पृष्ठ के लिए। बंद पृष्ठ के लिए ये ओपन सरफेस के, ठीक है सर, इसमें से पास आउट हो रही हैं, इसमें से पास हो रही है वैद्युत बल रेखा है, और हमें बताना है कितना वैद्युत फ्लक्स है। तब वैद्युत फ्लक्स के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया खुले पृष्ठ के लिए, ये हो गया आपका बंद पृष्ठ के लिए, कि ये इस कंडीशन में और ये इस कंडीशन में चीजें होती हैं। खुले पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स। आगे की बात करते हैं। अब हमने एक वैल्यू पढ़ी थी 11वीं क्लास में, जब वेक्टर पढ़ा था हमने, कि सर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है वैद्युत फ्लक्स का? कि फाई कैसी राशि हो गई? अदिश है, क्योंकि ए डॉट बी की बात इसमें हो रही है। कैसे? ई डॉट ए, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट होता है दो सदिश राशियों का अदिश गुणन, हमेशा क्या मिलेगा आपको? अदिश मिलेगा। दो वेक्टरों का, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन। क्या मिलेगा आपको? अदिश राशि मिलेगा। तो इसलिए दो वेक्टर आपके पास है, ये कैसा हो गया? अदिश गुणन हो गया। इस कंडीशन में ए डॉट बराबर किसके? ए बी कॉस थीटा का। तो ई डॉट ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल के रूप में, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये हो गया एंगल के रूप में। और cos थीटा जो है वो वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, cos थीटा। ठीक है, तो देन ये था हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब दूसरी बात, वैद्युत फ्लक्स की सहायता से आप ये भी बता सकते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ में बिना झाके अंदर
कितने चार्ज हैं और कौन कौन से चार्ज हैं। अब समझना चीजों को। आपने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 बल रेखाएं पास हो रही हैं, एंट्री कर रही हैं। 1 और ये क्या हो गई 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बल रेखाएं पास हो रही हैं, आप गिन गए, एंट्री करें, ठीक है। अंदर हमें नहीं पता कितने चार्ज प्लस के हैं कितने चार्ज माइनस के हैं। अब वैद्युत फ्लक्स के साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं। कैसे, देखना। कि 6 एंट्री, और 6 जब प्रवेश करें, एंट्री करें, बाहर कितने आ गई 1 2 3 4 5, 5 आ रही बाहर। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो पास हो रही है, क्या संख्या की माप, वो क्या कहलाती है आपकी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब 1 2 3 4 5 6 बल रेखाएं पास हुई, 1 2 3 4 5, एग्जिट कितनी हो रही है 5 हो रही है। तो कितनी कमी आ गई, एक ही कमी आ गई। तो चार्ज कौन सा है अंदर, जितने की कमी आ जाए, कमी किसकी, इसका मतलब क्या हो गया, एक की कमी हो रही है, तो अंदर हो गया निगेटिव चार्ज। कितने चार्ज है निगेटिव, जितने की कमी हो जाए। कितनी कमी हो रही है, 6 में से 5 एग्जिट करनी है, कितनी कमी होगी, एक की कमी होगी, तो अंदर एक चार्ज है, वो भी निगेटिव का। अगर अंदर 6 एंट्री कर रही हैं, बाहर एग्जिट हो जाए 7, कितनी इंक्रीज हो गई, कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि सर आवेश कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 इंक्रीज हो चुके हैं, तो अंदर 2 चार्ज है, वो भी पॉजिटिव के। वैद्युत फ्लक्स हमारी ये हेल्प करता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों की संख्या कितनी है, वो हम बिना झाके बिना देखे ये बता सकते हैं कि अंदर कितना आवेश है, प्लस से कितने और माइनस से कितने। और दूसरी, अब पहली कंडीशन क्या थी, अगर बढ़ रही है वैद्युत बल रेखाएं, या सॉरी कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, जितनी कम हो गई अंदर उतनी ही आवेश है निगेटिव, जितनी बढ़ गई अंदर उतनी ही आवेश है पॉजिटिव। अब तीसरी शर्त की, सर आपने कहा 3 और 3 6 एंट्री कर रही हैं, और 3 4 5 6 7 है ये, तो हमने क्या कह दिया, और 6 ही एग्जिट हो गया, यानी कि जितने अंदर प्रवेश कर रही थी उतनी ही बाहर आ रही हैं। तो अब इसकी 2 शर्तें होंगी, या तो अंदर आवेश ही नहीं है, एक बात, ठीक है बिल्कुल, कि जितनी प्रवेश कर रही थी उतनी क्या होगी, बाहर निकल कर आई है, जितनी एंट्री करी उतनी ही एग्जिट हो गई। क्या मतलब होगा कि सर या तो अंदर नहीं अंदर आवेश ही नहीं है, या दूसरी शर्त ये हो गई कि जितने अंदर प्लस के थे उतने ही माइनस के हैं, बराबर हैं, इसी वजह से चेंज नहीं आया। क्या मतलब हुआ कि सर अगर अंदर वैद्युत बल रेखाएं बढ़ रही घट रही हैं, तो घटने का मतलब जितनी घट रही है उतनी ही नेगेटिव चार्ज है, तो वैद्युत फ्लक्स कैसा हो गया, वो हो गया निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। ऋणात्मक हो गया, यानी कि नेगेटिव हो गया, ठीक है। और अगर वैद्युत बल रेखाएं बढ़ रही है, जितनी भी बढ़ी, तो वैद्युत फ्लक्स कैसा हो गया, वो आपका हो गया पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक, यानी कि 2 टाइप का भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो गया। तीसरा मैंने क्या कहा कि अगर अंदर वैद्युत बल रेखा जितनी प्रवेश कर रही थी उतनी वैद्युत बल रेखाएं बाहर आ रही हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है सर अंदर या तो आवेश शून्य है या तो आवेश है नहीं, या जितना आवेश प्लस के थे उतने आवेश कितने हैं, माइनस के हैं। तब इसका मतलब हो गया, इसके भी 2 ही मतलब होंगे, या तो वैद्युत फ्लक्स अगर शून्य है, खाली शून्य हो, तब वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, शून्य होगा, इस शून्य होगा, ठीक है। इस शून्य का मतलब हो गया अंदर कोई भी आवेश नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी, आपने कहा जितने प्लस के उतने माइनस के, तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि वैद्युत फ्लक्स जो है, हम ऐसे लिखेंगे, नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य है। इस लाइन का मतलब होगा कि अंदर जितने प्लस के हैं उतने ही माइनस का आवेश है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि खाली वैद्युत फ्लक्स शून्य है, तो इसका मतलब है कि अंदर आवेश ही नहीं है बंद पृष्ठ के अंदर,
और अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि नेट वैल्यू फ्लक्स शून्य है, तो इसका मतलब हो गया अंदर जितने प्लस के हैं उतने ही माइनस के। देखो जिस भी वर्ड के साथ अगर नेट आ रहा है तो कोई भी सेंटेंस है फिजिक्स के अंदर शब्दों का खेल होता है। अगर आपको सारे वर्ड का मीनिंग पता है तो आप चीजें एक्सप्लेन कर दोगे। आपने क्या कहा, वैल्यू फ्लक्स शून्य है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर आवेश जो है वो नहीं है अंदर। आपने कहा नेट वैल्यू फ्लक्स शून्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, अंदर जो आवेश है जितने प्लस के हैं उतने ही माइनस के हैं, ये मतलब हो गया। तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है वो ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, और कैसा होता है, शून्य भी होता है। 3 टाइप का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो ध्यान रखना इस बात का। तो आपको मैंने जो वैद्युत फ्लक्स बताया वो क्या बताया कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है, आपकी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था कि वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या है वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या, किसी भी चीज का ग्रुप, समूह। अब वैद्युत है तो फाई, फ्लक्स का सिंबल क्या हो गया फाई, वैद्युत का सिंबल क्या हो गया ई, तो क्या हो गया फाई। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स समानुपाती वैद्युत छेद, क्योंकि वैद्युत छेद क्या एक तरीके से वैद्युत बल रेखा ही तो है, और इसीलिए हमने उस वैद्युत बल रेखा संख्या की माप को रिप्रेजेंट किससे करा, ई से रिप्रेजेंट करा, यानी कि वैद्युत छेद से रिप्रेजेंट करा। जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी वैद्युत फ्लक्स क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि संख्या आप काउंट कर पा रहे, आपने कहा 15, 16, 20, 50, तो वैद्युत फ्लक्स हो गया। ठीक है, जब किसी छेद से पास हो रही, किसी एरिया से पास हो, इसलिए क्या हो गया इंटू ए हो गया। तो देन फाई समानुपाती ई डॉट ई क्या हो गया, इक्वल टू ई डॉट ए के। उसके बाद हमने इसके मात्रक के बारे में पढ़ा था कि मात्रक ये रहा, का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, एरिया का मतलब क्या हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, मात्रक भी क्लियर हो गया। मैंने आपसे बताया था कि डॉट है तो अदिश राशि ना कि सदिश राशि, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा मेन चीज हमारा विमा सूत्र, क्योंकि एक नंबर में आता है आपका, वैल्यू क्षेत्र का निकालना याद नहीं है तो बेसिक फॉर्मूला पता है उससे डिराइव कर लिया, रख दिया यहाँ पर। एरिया का तो पता ही होता है, बेसिक है L2 M, L2 L1 L3 हो गया, T माइनस के 3 और A माइनस के 1 हो गया। तो ये विमा सूत्र हो गया। विमा सूत्र के बाद कि 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पृष्ठ हमारा खुला पृष्ठ है, ओपन सरफेस है, तो फाई डॉट ए, समाकलन लगा दो तो डॉट हो गया, तो आप किसके लिए हो गया, आपका खुले पृष्ठ के लिए हो गया। अगर पृष्ठ हमारा बंद है उसकी बात कर रहे हैं तो समाकलन के साथ सर्किल लगा दीजिए। सर्किल इस बात को रिप्रेजेंट करेगा जिस सरफेस की आप बात करें, जिस पृष्ठ की आप बात कर रहे हैं वो आपका बंद पृष्ठ है, ना कि आपका ओपन पृष्ठ है। चीज यहां तक क्लियर हो गई। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सर एंगल के रूप में बात कर रहे हैं कि जैसा आपको बताया था ए डॉट बराबर किसका होता है, ए बी कॉस थीटा का होता है। तो उसी बेस पर जो है हमने एंगल भी यूज किया cos थीटा, क्योंकि ए डॉट बराबर किसका होता है, ए बी cos थीटा का होता है। तो डॉट में क्या होगा, ये cos थीटा हो गया। अब cos थीटा क्या है, एंगल होता है किस किस के बीच का, वैद्युत क्षेत्र के बीच का और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। ठीक है सर। देन आफ्टर दैट उसके बाद ये बताया कि अगर वैद्युत बल रेखा संख्या घट रही है तो जितने कम है, जितनी वैद्युत बल रेखा संख्या कम हो गई उतने अंदर निगेटिव चार्ज है। एक कम हुआ तो एक है, आपने कहा 15 एग्जिट कर रही है, एंट्री कर रही है वैद्युत बल रेखा संख्या, और बाहर एग्जिट हो रही है 15 एंट्री करी, आपने कहा बाहर 13 एग्जिट हो रही है, 13 बल रेखाएं बाहर आ रही हैं, तो 2 की कमी हो गई तो 2 निगेटिव चार्ज हो गए। आपने कहा तो निगेटिव चार्ज 2 गए तो फ्लक्स कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया, निगेटिव हो गया। आपने कहा कि सर 15 एंट्री कर रही हैं और 17 बाहर आ रही हैं, 15 बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, 17 बल रेखाएं बाहर आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज वैद्युत बल रेखाएं बढ़ रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स कैसा हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। तीसरी और मेन शर्त इंपॉर्टेंट थी कि अगर जितने वैद्युत बल रेखाएं 15 वैद्युत बल रेखाएं और 15 ही प्रवेश करिए, 15 ही एग्जिट हो गई, 15 को जरूरी नहीं कि 15 लेते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म के रूप में बात कर रहे हैं। अगर 15 बल रेखाएं पास हो रही है, 15 बल रेखाएं बाहर एग्जिट हो रही है, तो इसका 2 मतलब होंगे, या तो अंदर आवेश ही नहीं है, और अगर अंदर आवेश है तो इसका मतलब हो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है। 2 मतलब होंगे, तो ये मतलब होगा या ये मतलब होगा। और अगर अंदर शून्य आवेश है, आवेश ही नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स कैसा है, शून्य। और अगर जितने प्लस के हैं उतने माइनस है तो इसे लिखा जाता है नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य है। ये अंतर होता है दोनों शब्दों में। खाली वैद्युत फ्लक्स शून्य है तो मतलब आवेश ही नहीं है, नेट वैद्युत फ्लक्स शून्य है इसका मतलब क्या होगा, जितने प्लस के अंदर उतने ही निगेटिव चार्ज है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। अब यहां तक किसी को डिस्कशन, यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि राशि कैसी अदिश राशि है। अब इसके बाद जो है अगले टॉपिक पर आते हैं, घन कोण।
ये टॉपिक आपका सिलेबस का तो नहीं, लेकिन हाँ इसको समझे बिना हम गॉस थ्योरम समझ नहीं पाएंगे, गॉस की पर में समझ नहीं पाएंगे। तो पहले एक लिंक जोड़ते हैं चीज़ों का कि चीज़ें लिंक में कैसे आती हैं। अपने जो हमारा पहला चैप्टर जो एंड हुआ था वो हुआ था कि वैद्युत संख्या की माँ वैद्युत फ्लक्स होते हैं, उसके आगे डिस्कस किया था। अब वैद्युत फ्लक्स की वैद्युत बल रेखाएं, थोड़ा सा बीच वाली सीक्वेंस तो आपको पता ही है, मैं बीच वाली सीक्वेंस से लेकर चलता हूँ। कि वैद्युत बल रेखाएं अगर संख्या के रूप में हैं तो उसे नाम दिया गया वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब इससे आगे की बात कर रहे हैं। एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई आवेश है, ये हमें पता नहीं प्लस का है कि माइनस का है। अब इसमें से वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं, प्रवेश कर रही हैं और एग्जिट भी कर रही हैं, बाहर भी आ रही हैं। अब वैद्युत फ्लक्स में मतलब वैद्युत बल रेखाओं में और पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसमें जो संबंध होता है उस संबंध को नाम दिया जाता है गॉस की प्रमेय। ये टॉपिक ऐसे सीक्वेंस में जुड़े हुए थे कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या और अंदर जो आवेश है उस आवेश में आपस में क्या संबंध है, वो संबंध ही कहलाता है आपका गॉस की प्रमेय। अब मैथ वाले भी हैं, बायो वाले भी स्टूडेंट होते हैं। आपने वर्ड सुने होंगे नियम, रूल जिसको बोलते हैं। आपने वर्ड सुना होगा सिद्धांत, प्रिंसिपल, पीएल वाला नहीं। और आपने एक वर्ड ये भी सुना है प्रमेय। और 10वीं क्लास तक 10th क्लास तक प्रमेय सबने सॉल्व की है, सबने किया। प्रमेय के उदाहरण लें तो अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, इससे प्रमेय को सिद्ध कभी करना होता है। ठीक है, अब मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है कि सर प्रमेय जिससे कहा जाता है थ्योरम, और इंग्लिश में कहें गॉस थ्योरम, तो थ्योरम वर्ड कब यूज करते हैं और क्या थ्योरम वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या हमने ये क्यों नहीं कहा कि गॉस के नियम, गॉस के सिद्धांत, गॉस की प्रमेय क्यों नहीं कहा? गॉस की प्रमेय क्यों कहा? नियम क्यों नहीं कहा? गॉस के सिद्धांत क्यों नहीं कहा? गॉस की परिभाषा क्यों नहीं कहा? ये क्यों कह रहा है गॉस की प्रमेय? और जाना गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में आपस में क्या संबंध होता है इस संबंध के बारे में बताया था। तो तभी गॉस की प्रमेय पढ़ा कि वैद्युत बल रेखा संख्या में और वैद्युत फ्लक्स में और आवेश में, देखो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है, वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स एक तरीके से क्या हो गया, वैद्युत बल रेखाएं ही आगे क्या टॉपिक क्या बनी, संख्या के रूप में आ गई, वैद्युत फ्लक्स हो गई। अब वैद्युत फ्लक्स में और अंदर बंद पृष्ठ के, ध्यान रखना गॉस की प्रमेय केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होती है, बंद पृष्ठ के लिए। आप समझेंगे चीजें आगे किस तरीके से, क्योंकि आगे बहुत टॉपिक ऐसे आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं कि वैद्युत फ्लक्स में और बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उस आवेश में क्या संबंध है, वो संबंध दिया बताया था गॉस ने, तो तभी उनके नाम पर गॉस की प्रमेय रखा। देखो मैंने आपसे क्वेश्चन आपसे क्या करा कि प्रमेय वर्ड क्यों यूज करा गया, सिद्धांत या नियम क्यों यूज नहीं गया? समझना, थ्योरम वर्ड तभी यूज करते हैं, थ्योरम शब्द, जब हमें दो या दो से ज्यादा राशियों के बीच में संबंध बताना, तो तब यूज किया जाता है थ्योरम। जैसे आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो क्या थी कि ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और हमें कर्ण निकालना है ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो कर्ण है आधार का वर्ग और प्लस किसका, लंब के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। इनका मतलब क्या हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी आधार लंब और कर्ण के बीच में संबंध बताए, तभी उसे पाइथागोरस थ्योरम नाम दिया गया, पाइथागोरस नियम नाम नहीं दिया गया। तो थ्योरम शब्द का मतलब ही है दो राशियों के बीच में या दो से ज्यादा राशि हैं
उनके बीच आपस में क्या संबंध है, उस संबंध को थ्योरम कहा जाता है। तभी गॉस की प्रमेय कहा गया, गॉस का नियम सिद्धांत नहीं कहा गया, ना ही गॉस के ये कहा गया कि भाई गॉस की परिभाषा। तो वैद्युत और वैद्युत में और अंदर बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उस आवेश में क्या संबंध है, वो संबंध कहलाता है आपका गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय क्या थी, तो जो संबंध होता है वैद्युत में, वो अंदर जो आवेश है उस आवेश में और 1/ε0 के मल्टीपल मतलब के गुणन के बराबर होता है। यानी कि वैद्युत फ्लक्स के अकॉर्डिंग, जो गॉस थ्योरम है, गॉस के अकॉर्डिंग जो वैद्युत फ्लक्स है वो φ=Q/ε0 होता है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि सर जो वैद्युत फ्लक्स है बंद पृष्ठ के अंदर आवेश तथा निर्वात की 1/ε0। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। खाली एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता। अंतर समझ लेना, अगर खाली एप्सिलॉन लिखोगे तो आप बोलोगे माध्यम की वैद्युतशीलता, और आपने कहा ε0 तो इसका मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता। तो गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग कि वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर आवेश और 1/ε0 के गुणन के बराबर होता है। देखो ये जो सिंबल है, गुणा का हो गया, बराबर हो गया, इनका भी परिभाषा में यूज किया जाता है। कैसे यूज करेगा, आप भूल गए परिभाषा, आपको पता है कि φ=Q/ε0 है। ये क्या हो गया, आवेश 1/ε0 आप जानते हैं, इसका मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता, या आप इसे 1/ε0 भी लिख सकते हैं। ये किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह है, किसका चिन्ह, बराबर का चिन्ह है। तो किसी बंद पर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि बंद पृष्ठ से गुजरता है वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि गॉस की थ्योरम किसके लिए यूज की जाती है, बंद पृष्ठ के लिए यूज की जाती है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर आवेश तथा 1/ε0 के गुणन के बराबर होता है। तो तभी φE=Q/ε0 लिखा जाता है। ये थी गॉस की थ्योरम। और जो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जितनी बल रेखाएं बढ़ रही होंगी, या तो इसको बताएगा जितनी बल रेखाएं घट रही होंगी। आपने कहा कि वैद्युत फ्लक्स जो है निगेटिव है, कितना आवेश है, 2, यानी कि क्या होगी, 2 बल रेखाएं कम होगी, या कह सकते हैं आप कि 2 गुना बल रेखाएं बढ़ रही है, 3 गुना बल रेखाएं बढ़ रही है, 4 गुना बल रेखाएं बढ़ रही हैं, के गुणन के बराबर होता है, गुणा में है, या उतनी कम हो रही, 2 गुना कम हो गई, 3 गुना कम हो गई, या 4 गुना कम हो गई। तो तभी कहा गया कि वैद्युत फ्लक्स जो है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, पूरा शब्द का यूज करो, वैद्युत फ्लक्स किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर आवेश तथा 1/ε0 के गुणन के बराबर होता है। तो फाई बराबर किसका हो गया, Q/ε0। इसे कहा जाता है गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय के आधार पर ही हमारा एक नया सिद्धांत बनता है और दूसरा, जब गॉस थ्योरम की बात करते हैं, जब भी गॉस प्रमेय की बात करते हैं, तो जो पृष्ठ होता है, जो सरफेस होता है, उस सरफेस को गॉस के नाम पर ही नाम दिया जाता है, जिसे बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। और ये पृष्ठ इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमें इसके बारे में पता है तो जितने भी इसके आधार पर अनुप्रयोग, जिसे एप्लीकेशन कहा जाता है, वो आते हैं, उसको हम सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि अनुप्रयोग एप्लीकेशन गॉस की प्रमेय के बेस पर, और गॉसियन पृष्ठ को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए, अब जरूरी क्यों है समझना। अगर किसी ने आपसे कहा कि आपके पास एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के ऊपर आवेश फैला हुआ है और खोखला बंद पृष्ठ है, और आपसे ही कह रहा है कि पृष्ठ के बाहर किसी भी बिंदु पर, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, किसी भी पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। साथ में ये भी कह दिया पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा ये बताइए, और पृष्ठ के अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा ये बताइए। ये 3 चीजें आपको बतानी है। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है वैद्युत क्षेत्र का, = 1/4πε0
इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सूत्र केवल और केवल एक आवेश के लिए है और यहाँ पर आपके सामने पृष्ठ पर आवेश को वितरित कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, फैला दिया गया है। और अगर एक ही आवेश है तो फॉर्मूले पे दिक्कत नहीं थी, आप इसको लगाओगे यहाँ पर निकालोगे, लेकिन आपके पास आवेश तो बहुत सारे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आवेश आपके बाहर है, पृष्ठ पर नहीं। पृष्ठ पर दूसरा आपको जब वैद्युत क्षेत्र निकालना, सॉरी, जिस पॉइंट पर है वो पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ पर भी नहीं है। तीन चीज आपसे उसने पूछ ली कि सर बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर, केंद्र पर नहीं दिया, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वैद्युत बल भी पूछ ले तो अगर आपको पता है बल का मान कितना होता है, कूलाम के नियम ने दिया था वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, वैद्युत बल के बारे में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दो आवेशों के लिए, लेकिन आवेश तो बहुत सारे हैं। इन परिस्थितियों में हम इन फॉर्मूलों का यूज नहीं कर पाते। या ऐसा भी तो हो सकता है आपको कोई आवेश किसी एक वन डायमेंशन वस्तु या एक विमीय वस्तु पर दे दिया गया, जैसे प्लेट पर स्केल, लोहे की स्केल हो गई, रोड हो गई, उस पर आवेश को वितरित कर दिया गया और आपसे पूछ लिया कि सर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अरे भाई वो तब लगेगा जब एक ही आवेश हो। अब ये आवेश अलग अलग है लेकिन एक ही पृष्ठ के ऊपर, लेकिन सबकी दूरियां अलग अलग है, R1 R2 R3 R4 R5। जब दूरी अलग अलग हैं तो वैद्युत क्षेत्र भी तो अलग अलग होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर जब आवेश एक ही जगह पर है तो वैद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि वैद्युत दूरी अलग अलग आ रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सारी की सारी सिंगल चीज से क्लियर नहीं हो सकती। प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक विमीय वस्तु है उस पर आवेश को आपने फैला दिया और आपसे पूछ लिया इस पॉइंट पर जो है वैद्युत क्षेत्र कितना है, आपको ये बताएं, तो आपने क्या करा, पहले इस आवेश के लिए निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से, फिर इस वाले आवेश के लिए निकाल लिया, इसके लिए सबके लिए फाइंड कर लिया। लेकिन क्या हुआ, दूरी अलग होने की वजह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू अलग हो गई। जब दूरी अलग अलग है हर आवेश की, लेकिन है सब एक ही जगह पर, तो क्या हुआ, इस आवेश के बाद वैद्युत क्षेत्र कुछ हो रहा है, इसकी वजह से कुछ हो रहा है, लेकिन सब सारे कहाँ पर है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही जगह पर है, एक ही वस्तु पर है, तो एक ही आना चाहिए था वैद्युत क्षेत्र, अलग अलग आ रहा है। इसी वजह से जो है हम एक ही फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का जो यूज है वो इन चीजों में नहीं कर सकते। इवन एक विमीय वस्तु हो गई, कोई तुमसे ऐसा प्रश्न दे दे जो 2 डायमेंशन में हो, स्क्वायर दे दिया, वृत्त दे दिया, ठीक है, उस पर आवेश को वितरित कर दिया गया और आपसे ये पूछ लिया गया ये बताइए कि इस प्रश्न की वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, और आप क्या करोगे, सब आवेशों के लिए अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकालोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्या क्रिएट हो जाएगी कि सर आवेश तुम्हें, हमें आवेश भी नहीं पता कि संख्या के रूप में कितने, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, कि कहाँ तक निकालोगे और फिर समाकलन करोगे। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी इस वस्तु की, इस फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व नहीं हो सकते। इसीलिए जो है हमें जरूरत पड़ती है गॉसियन पृष्ठ की, जो हमारे इन चीज़ों को भी हेल्प करता है। दूसरा, हमें इस चीज़ की भी जरूरत पड़ती है कि फिर आवेश जब सब बहुत सारे हैं तो फिर आवेश कौन सा लें, एक आवेश ले या सबको समाकलन करे, या हम सिग्मा का साइन यूज करें या समाकलन का साइन यूज करें, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये था कि ठीक है गॉस की प्रमेय हो गई कि अब गॉस की प्रमेय को सिद्ध भी करना है, लेकिन साथ साथ समस्या ये थी कि गॉसियन पृष्ठ का समय, कि गॉस की प्रमेय तभी सिद्ध हो सकती है जब हमें ये पता हो कि गॉसियन पृष्ठ का है, और क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की हेल्प से ही हम वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते। तो ये सीक्वेंस जुड़ा हुआ है कि गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें गॉसियन पृष्ठ पता हो और गॉसियन पृष्ठ की सहायता से निकालते वैद्युत क्षेत्र, और क्योंकि गॉसियन पृष्ठ पर बहुत सारे आवेश हैं तो इसीलिए हमें पहले गॉसियन पृष्ठ पता, फिर गॉसियन पृष्ठ के साथ साथ हमें यह भी पता हो कि अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है तो उनका समाधान किस तरीके से होगा। तो ये सब किस पर डिपेंड है, गॉसियन पृष्ठ पर डिपेंड है। तो हम जो है अपने अगले लेक्चर में, अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे कि सर गॉसियन पृष्ठ क्या होता है और ये प्रॉब्लम जब क्रिएट हो रही हैं तो इन प्रॉब्लम को समझा किस तरीके से जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि इसी के बेस पर हमारे अनुप्रयोग बनेंगे गॉस की प्रमेय के आधार पर ही।
जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। 3 अनुप्रयोग आते हैं आपके जिसको आपको सॉल्व करना होता है एग्जाम में, और 2 में से एक अनुप्रयोग एग्जाम में जरूर आता है। और वो अनुप्रयोग कौन कौन से, और दूसरी बात कि सर क्वेश्चन प्रश्न कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन सा मिले, क्या हर बार व्रत लें, बेलनाकार लें, घनाकार लें, कौन सा लें, तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारे सामने सिलेबस में हमारे कौन सा है और ये क्वेश्चन प्रश्न हमें लेने कौन से हैं, क्या क्या इसकी शर्तें होती हैं, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ रही है, क्वेश्चन प्रश्न। अगर क्वेश्चन प्रश्न हमें पता है तो हम इस सारी बातों का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो देन स्टूडेंट आगे के नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन प्रश्न के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप इस चीज़ को समझिए और जो भी नोट्स से आपके हैं उसको स्टडी करें, और साथ के साथ ये भी स्टडी करें कि सीक्वेंस क्या है। अगर आप क्रम जोड़ना सीख पा रहे हैं पहले चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ तो आप टॉपिक को और इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।